हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस हाउस। शुरू करते हैं अपनी अगली सीरीज़ को या अगले टॉपिक को, जिसका नाम है त्रिपराइट स्ट्रगल। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये एस्पिरेंट्स के बीच में। बड़ा डाउट होता है इसमें कि भाई कौन कहाँ पे कैसे लड़ रहा था, कौन जीता, क्या उसमें चीज़ें हुई किस तरीके से। तो मैं बहुत आसान भाषा में कहानी के तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो बस ध्यान से सुनना है आप। बाकी चीज़ें आपके नोट्स में लिखी हुई हैं। तो ये जो पीरियड था जिसको कहा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष या फिर त्रिपराइट स्ट्रगल, तो ये एक 200 साल का पीरियड था। एक 200 ईयर्स का ये पीरियड था जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। 200 साल का था, जिसमें जो मेन सेंटर था वो था कन्नौज। मेनली ये कन्नौज के ही लड़ रहे थे। और इस 200 साल के पीरियड को हम 4 फेजेस में समझेंगे, ठीक है, किस किस तरीके से कैसे कैसे चीज़ें हुई। अब पहले ये समझो कि यहाँ पे पावर्स कौन कौन सी थी और वो किसके लिए लड़ रही थी। तो सबसे पहले यहाँ पे नाम है त्रिपैराइट, यानी कि 3 लोग हैं। तो गुजरात वाले रीजन में अगर हम बात करें, गुजरात और राजस्थान में, यहाँ जो लोग थे उनका नाम था गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। गुजरात वाले रीजन में जो लोग थे उनका नाम था गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार में अगर मैं मेन रूलर्स की बात करूँ तो एक रूलर था यहाँ पे वत्सराज। ये नाम थोड़ा देख लो, अभी आगे ये आएंगे। और उसके बाद एक रूलर यहाँ पे देखने को मिला नागभट्ट सेकंड, ठीक है। एक रूलर मिहिर भोज और एक रूलर महेंद्रपाल वन। महेंद्रपाल वन, ठीक है। ये कहाँ पे रूल कर रहे थे? राजस्थान और गुजरात में। और ये भी कहीं ना कहीं कन्नौज को जीतना चाह रहे थे। अभी डिटेल में बताऊंगा कैसे क्या चीज़ें कैसे हुई। अगले आते हैं पाल, जो बंगाल वाले रीजन में थे। पाल में अगर मैं बात करूँ तो आप 2 नाम बस याद रख लो अभी फ़िलहाल के लिए। एक नाम है धर्मपाल और एक नाम है देवपाल, ठीक। उसके बाद अगर हम साउथ की बात करें, जो साउथ में हमें देखने को मिलते थे राष्ट्रकूट, दक्कन वाले रीजन में। तो मेनली ये दक्कन और महाराष्ट्र वाला रीजन था। तो इनके अगर मैं कुछ रूलर्स के नाम बताऊं तो एक नाम याद रख लो आप ध्रुव, और एक नाम याद रख लो आप गोविंद थर्ड। एक रूलर था यहाँ पे अमोघ वर्ष, और एक रूलर था यहाँ पे कृष्णा थर्ड। लास्ट तक पूरा क्लियर कर दूंगा कौन जीता था, क्यों हुआ था, क्या सारी चीज़ें थी, ठीक है। बस ध्यान से पहले आपको सुनना है। अब देखो, अब सवाल आता है कि ये जो कन्नौज का जो स्ट्रगल जो हुआ, जो ये लड़ाई सर हुई, ये लड़ाई हुई क्यों, ठीक है, इसके क्या रीज़न थे। तो सबसे पहले बात करते हैं कन्नौज के पॉलिटिकल स्टेटस की, कि भाई कन्नौज जो था पीछे हर्षवर्धन रूल करके गया है, तो एक लीगेसी अपनी छोड़ के गया, ठीक है। और इस टाइम पे क्या था कि भाई कन्नौज का जो रीजन था वो एक होल्ड बना रहा था या फिर एक कंट्रोल एस्टेब्लिश कर सकता था दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में। तो कन्नौज पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। दूसरा, भाई कन्नौज जो है वो गंगा यमुना का जो दोआब है उस रीजन में आता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी, फर्टाइल लैंड हमें यहाँ पे देखने को मिलती। प्लस प्रॉपर यहाँ पोर्ट्स वगैरह थे, बंदरगाह थे। हम इंडिया या फिर जो आसपास ये पूरा रीजन था, यहाँ पे टैक्स कलेक्शन अच्छे से कर सकते थे। और दूसरा, ट्रेड वगैरह, व्यापार यहाँ से बहुत अच्छा हो सकता था। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिसको मैं इकोनॉमिक या पॉलिटिकल रीजन कहूँगा, जिसकी वजह से जो ये रूलर्स है ना, इनका जो झुकाव है वो कन्नौज की तरफ ज़्यादा रहा। इनका मेनली एक टारगेट था कि हम किसी भी तरीके से कन्नौज पे एस्टेब्लिश कर लें। जिसको कन्नौज मिल गया उसने पूरे इंडिया पे अपना कंट्रोल कर लिया। ये इनका कहीं ना कहीं माइंडसेट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या हुआ कि भाई एक ये फेज़ है आपका 780 से 800 के आसपास का एडी का, ठीक है। पहला राउंड में आपको बता रहा हूँ। तो इस फेज़ में क्या हुआ कि भाई कन्नौज पे एक डायनेस्टी हुआ करती थी जिसको अयुध या फिर चंद्रयुध डायनेस्टी बोलते थे, जिन्हें हटाना बहुत आसान था। तो इसके लिए क्या हुआ, वत्सराज ने, इसने एक चाल चली। इसने सबसे पहले जो ये कन्नौज वाला रीजन था इस पर अटैक किया और वहाँ के राजा को हरा के अपना गुलाम बना लिया, ठीक है। इसके बाद एंट्री होती है धर्मपाल की। धर्मपाल बंगाल के रीजन में रूल कर रहा था और इसको ये पसंद नहीं आया कि भाई वत्सराज ने कन्नौज का जो लोकल रूलर था उसको हरा दिया है। तो अब धर्मपाल एंट्री लेता है और धर्मपाल क्या करता है, धर्मपाल अपनी सेना के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन वत्सराज जो है वो उसे भी एक जंग में हरा देता है। अब ट्विस्ट कहाँ आता है, जब ये प्रत्यार जो राजा था जिसका नाम वत्सराज था, ये अपनी जीत का जश्न मना रहा था, तभी साउथ से ध्रुव ने अपनी सेना लेके जो है एंट्री ले ली यहाँ पे। और ध्रुव ने वत्सराज को इतनी बुरी तरीके से हराया कि वत्सराज को रेगिस्तान में छिपना पड़ गया था।
ठीक है। इसके बाद ध्रुव ने पाल राजा धर्मपाल को भी हरा दिया, यानी कि देखो ध्रुव की एंट्री हुई, इसको भी हरा दिया और इसको रेगिस्तान में छुपना पड़ गया था। अब इसका नतीजा क्या निकला कि भाई जो राष्ट्रकूट राजा था ध्रुव, वो कन्नौज जीतकर वहाँ रुक नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि उसको भाई अपने साउथ में जाके अपनी जो भी इंटरनल प्रॉब्लम वगैरह थी उनको सॉल्व करना था, इसलिए वो वापस लौट गया। ठीक है, उसके जाते ही मैदान हो गया खाली, तो वहाँ पे धर्मपाल ने क्या किया, कन्नौज पे फिर से कंट्रोल कर लिया। ठीक है, और वहाँ जो लोकल रूलर रूल कर रहे थे उनके नाम के मतलब बदले अपना एक खुद का राजा बैठा दिया वहाँ पे कि भाई तुम जो लोकल यहाँ के रूलर हो तुम रूल नहीं करोगे, मेरा जो राजा है या फिर मैं जिसको बैठा रहा हूँ वो यहाँ पे रूल करेगा। तो अभी तक की ये स्टोरी थी कि भाई वत्सराज यहाँ गया, ठीक है, वत्सराज जब यहाँ गया धर्मपाल को पसंद नहीं आया, धर्मपाल आया और इन दोनों के लिए राष्ट्रकूट से आया आपका कौन, ध्रुव, और ध्रुव ने हरा के ध्रुव वापस जब साउथ में आया तो फिर से क्या कर लिया, इसने यहाँ पे कंट्रोल कर लिया। ये हो गया पहला फेज़। अब देखो दूसरा फेज़। दूसरा फेज़ में क्या हुआ, प्रत्यार अपनी पहली हार को भूल नहीं पाए थे, वे अपनी ताकत को दोबारा इकट्ठा कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे नागभट्ट 2 जो है ये कमबैक करता है। वत्सराज का बेटा प्रत्यार राजा नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज पे दोबारा हमला किया। उसने पाल राजा ने जो अपना डमी बैठा रखा था एक तरीके से उसको भगा दिया और फिर खुद पाल राजा धर्मपाल को मुंगेर बिहार में एक भीषण जंग में हरा दिया। फिर से राष्ट्रकूट की एंट्री होती है। अब यहाँ पे गोविंद्र जो थर्ड है ये आता है ऊपर नॉर्थ की तरफ और इसने नागभट्ट को हरा दिया, गोविंद थर्ड ने, और नागभट्ट को हरा के एक इतिहास दोहराते हुए गोविंद थर्ड ने कन्नौज को लूटकर वापस साउथ चला गया। ठीक है, अब इस फेज़ के मतलब लास्ट में आते आते धर्मपाल राजा की डेथ हो जाती है और उनका जो बेटा था देवपाल वो राजा बन जाता है और जिसने पाल साम्राज्य को बहुत शक्तिशाली बनाया और कुछ समय तक अपना दबदबा वगैरह यहाँ पे बनाए रखा। ये देवपाल की बात कर रहा हूँ। देखो इसीलिए मैंने यहाँ पे रूलर्स के नाम लिख दिए। अब जो ये स्टोरी बता रहा हूँ ये सब इन रूलर से ही रिलेटेड है, तो बस स्टोरी को सुन लेना है। अभी लास्ट में क्रक्स भी बताऊंगा इसका कि एग्जैक्ट हुआ क्या, जो आपके नोट्स में लिखा है वो तो इंपॉर्टेंट है, अभी फिलहाल स्टोरी को सुन लेना है बस। ठीक है, अब हुआ क्या भाई, थर्ड फेज़ में आते हैं जो कहीं ना कहीं 836 से 910 के बीच में देखने को मिलता है। ये वो दौर है जहाँ 200 साल की लड़ाई का फाइनल फैसला जो है होना था। यहाँ हम पढ़ते हैं किसके बारे में, मिहिर भोज के बारे में। ठीक है, प्रत्यार जो डायनेस्टी है, ठीक है, इनकी एंट्री होती है, इतिहास का सबसे ताकतवर जो राजा है मिहिर भोज, उसकी एंट्री होती है। हालांकि शुरुआत में उसे पाल ने, राष्ट्रकूटों ने कुछ छोटी मोटी लड़ाइयों में हरा दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मिहिर भोज ने धीरे धीरे अपनी सेना को दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया। उन्होंने पाल को एक साइड में किया और लास्ट में आते आते उसी सेना ने गुर्जर प्रत्यार की स्थायी राजधानी कन्नौज को बना दिया। यानी कि अब क्या हुआ, गुर्जर प्रत्यार ने कन्नौज को अपनी कैपिटल डिक्लेयर कर लिया। तो तुम देख रहे होगे कि अभी जो लड़ाई चल रही थी, वत्सराज गया, नागभट्ट गया, इधर से धर्मपाल आया, देवपाल, यहाँ ध्रुव आए, गोविंद आए, इन्होंने कोई परमानेंट कंट्रोल एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। अब मिहिरभोज नाम का व्यक्ति आया है जिसने क्या किया है भाई कि इसको अपनी कैपिटल बना दिया है, कन्नौज पे पक्का कब्जा कर लिया है। ठीक है, अब मिहिर भोज का जो बेटा था जिसका नाम था महेंद्रपाल वन, इसने अपनी इस जीत को आगे बढ़ाया। उसने मगध और बंगाल के कुछ हिस्सों को भी जीत लिया, जिससे पाल वंश बहुत छोटा और कमज़ोर हो गया। समझ रहे हो, मिहिर भोज की जैसी एंट्री हुई कन्नौज पे और कंट्रोल बढ़ गया किसका, गुर्जर प्रत्यार का। और बाद में जब महेंद्रपाल वन आया तो इसने कन्नौज के साथ साथ और अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश किया और बंगाल वाले रीजन में भी क्या कर लिया, अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया। अब ये था थर्ड फेज़। अब आता है लास्ट फेज़ जिसको एंड गेम कहेंगे। ठीक है, 916 के आसपास की बात है। ठीक है, राष्ट्रकूट राजा जो है, राष्ट्रकूट जो राजा है जिसका नाम है कृष्ण थर्ड। ठीक है, कृष्ण थर्ड ने एक आखिरी बार कन्नौज पे बड़ा हमला किया और प्रत्याहारों को कमज़ोर कर दिया। अब यहाँ पे कृष्ण थर्ड ने फिर से हमला किया है। देख रहे हो कितनी हिम्मत लेके साउथ से नॉर्थ तक आ रहे हैं। ठीक है, इस लगातार 200 साल की मारकाट से तीनों किंगडम की तिजोरी खाली हो चुकी थी और सेना थक गई थी कि भाई कहीं कोई आ रहा है, कहीं कोई आ रहा है, एक लिमिट है भाई लड़ने की। तो जो 10th सेंचुरी थी उसके एंड तक आते आते जो तीनों साम्राज्य वो अंदरूनी तरीके से कमज़ोर करके बिखर गए थे। लेकिन अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो कन्नौज पर अंतिम राज जो था वो गुर्जर प्रत्यार का हमें देखने को मिलता है। तो सर कंक्लूजन क्या निकला इसका, शुरुआत किसने की थी? शुरुआत की थी सर इसने, वत्सराज ने। बीच में सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड कौन रहा? तो वो रहे राष्ट्रकूट। मतलब वे जीत भी जाते थे, दोनों को हरा भी देते थे, लेकिन टिकते नहीं थे। इनको हराया और फिर साउथ में चले गए। कौन?
ये आपके राष्ट्रकूट जो थे दक्कन वाले क्षेत्र में। अब आखिर में जीता कौन, ये सवाल आता है। तो जीते सर गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार स्पेशली अगर हम बात करें नागभट्ट सेकंड और मिहिर भोज, इन दोनों के प्रयासों से जो कन्नौज है वो गुर्जर प्रतिहार की राजधानी बन पाया। तो आपको समझ में आया, लड़ाई वत्सराज ने शुरू की, ये भी आए, फिर ये भी आए, ये भी आए। ये तो क्या था, साउथ में जो ये राष्ट्रकूट थे आते थे, लड़के वापस चले जाते थे, लेकिन फाइनल कंट्रोल मिहिर भोज नाम के व्यक्ति ने एक ऐसी छाप छोड़ी, इसीलिए मिहिर भोज को सबसे ज़्यादा यहाँ पे जाना जाता है। और इस लड़ाई को, या फिर ये जो लड़ाई हुई, त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ, इसने नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिकल पावर को खोखला कर दिया था एकदम से। जिसके मतलब कारण हुआ क्या कि बाद में गजनी और घोरी जैसे लोगों को यहाँ पे अपने पैर पसारने में और आसानी हुई। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न था, ये कुछ कारण थे जो हमें यहाँ पे समझने थे। हम इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं आती है कि एग्जैक्टली कहाँ पे किस तरीके से चीज़ें हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होंगी। मेनली अगर मैं फिर से रिपीट करूँ, जो मैंने बताया, शुरुआत की थी वत्सराज ने, सबसे ज़्यादा डोमिनेटिव रहे आपके राष्ट्रकूट, आए, इन दोनों को हराया और फिर चले गए। जब ये चले जाते थे तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता था, जिस वैक्यूम का फ़ायदा उठाया किसने, मिहिर भोज ने। नागभट्ट ने एक बैकग्राउंड क्लियर कर दिया था मिहिर भोज के लिए कि भाई पाल के क्षेत्र में बंगाल पे भी कंट्रोल कर लिया, और बाद में मिहिर भोज आके इसको कैपिटल बना के पूरी तरीके से डोमिनेट करके लास्ट में क्या करता है, इस लड़ाई को, इस त्रिपक्षीय संघर्ष को जीत जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी थोड़ी क्लियर हुई होगी। नोट्स में चीज़ें लिखी हुई हैं और डिटेल में, और जो रूलर्स वगैरह उनके बारे में भी लिखा हुआ है, लेकिन एक जो ये कहानी थी जो आपको थोड़ा समझनी थी, ये बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, तो कैसे शुरुआत हुई और कौन लास्ट में जीतता है, क्या कैसी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं, अब आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये लेक्चर होता है कंप्लीट, जहाँ पे हमने त्रिपक्षीय संघर्ष को समझा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ छोटे मोटे टॉपिक हैं जैसे संगम एज वगैरह है, चालुक्य और पल्लव है, इसको कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ अपनी जो सीरीज़ है ये कंप्लीट हो जाएगी। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।